नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा के 25 जीके के प्रश्नों को। दोस्तों, ये जो जीके के प्रश्न हमने दिया है बहुत ज़्यादा टॉप क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपका जो पेपर होने वाला है 29 सितंबर को, दोस्तों उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना है, बीच में इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आता है पीएम एसएसबी का। पहला क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन आप जान रहे होंगे और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इसके। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है वो कहाँ घटी थी, वो घटना कहाँ घटी थी। ठीक है, पहला तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये आप बताइए कमेंट करके। पहला ऑप्शन है अमृतसर में, सेकंड ऑप्शन है आगरा में, थर्ड ऑप्शन है मेरठ में और फोर्थ ऑप्शन है लाहौर में। तो बता दें दोस्तों, जो जालियांवाला बाग की जो घटना घटी थी वो अमृतसर में घटी थी। ठीक है दोस्तों, और ये पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम लिखा था। आई होप ये क्वेश्चन भी जान रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा ऑप्शन है नतेशा शास्त्री। तो ये क्वेश्चन आपको मालूम होगा दोस्तों, आप जान रहे होंगे और आप कमेंट भी कर देंगे। तो कमेंट कीजिए, जो दोस्त मेरे फ्रेंड जितने भी मेरे छोटे भाई इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए वंदे मातरम किसने लिखा, तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। यदि जनगण मन की बात करें, राष्ट्रगान की बात करें, तो वो कौन लिखे थे भैया, रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वह कौन से राज्य हैं जो व्यावसायिक कृषि यानी कि खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में वो कौन से राज्य हैं जो व्यावसायिक खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो बता दें दोस्तों, व्यावसायिक खेती के लिए प्रसिद्ध जो राज्य है वो पहला ऑप्शन सही है, मतलब पंजाब और हरियाणा। हाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा व्यावसायिक खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीजों के नई संकर किस्मों के लिए आविष्कार में कौन सहायक है। बीजों के नए संकर किस्मों के लिए, नए संकर किस्मों के आविष्कार में कौन सहायक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला ऑप्शन है हरित क्रांति, दूसरा ऑप्शन है श्वेत क्रांति, थर्ड ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग और फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक अनुसंधान। तो बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग। हाँ दोस्तों, बीजों के नई संकर किस्मों के लिए जो आविष्कार में कौन सहायक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग सहायक है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा उद्योग कृषि कच्चे माल पर आधारित है। पहला ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सेकेंड ऑप्शन है समुद्री उद्योग, थर्ड ऑप्शन है रेशम उत्पादन और फोर्थ ऑप्शन है मछली पालन। यानी कि वो कौन सा उद्योग कृषि है जो कच्चे माल पर आधारित है। तो यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि हमने जो 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन आपको कराया है, इसमें से कितने का आंसर आप जान रहे होंगे दोस्तों। यदि आप कमेंट करेंगे दोस्तों तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा कि जो मेरे फ्रेंड हैं वो एक्टिव हैं, क्वेश्चन को लेकर और तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो कच्चे माल पर आधारित कौन सा है भैया, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, ये जो पहला उद्योग है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यही कच्चे माल पर आधारित है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों। पहला है केरल, पहला ऑप्शन है केरल और सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। तो बता दें दोस्तों, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है वो आपका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। जो मध्य प्रदेश है वो दलहन उत्पादक राज्य है।
ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य है जो भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला ऑप्शन पढ़िएगा कर्नाटक है, सेकेंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। तो आपको जो सही आंसर लगे आप कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। किसका दोस्तों? मैग्नीज का, ठीक है। इसके अलावा ये कापर का भी क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। कौन? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, ये मैग्नीज और कापर दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? हमने अभी आपको बताया कि जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए। जो मध्य प्रदेश है वो मैग्नीज सबसे ज़्यादा उगाता है, मतलब उत्पादन करता है। और इसके अलावा कापर को हम दोस्तों क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो थर्ड आंसर होगा। तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत का जो सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? पहला ऑप्शन है दोस्तों आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है बिहार। दोस्तों आई होप कि क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे और आप इसको रट लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके PMSSB स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें से ज़रूर सवाल फंसेंगे। देखिए 4 से 5 क्वेश्चन फंसने की पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, तो इसलिए आपको तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। सो यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या है इसका। देखिए भारत का सबसे पुराना जो तेल उत्पादक राज्य है वो है आपका असम दोस्तों, ठीक है। कौन है दोस्तों? तो असम है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है दोस्तों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन पढ़िएगा उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो बता दें दोस्तों को, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 4 आंसर सही होगा। हाँ दोस्तों, जो हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर जो पाइपलाइन है वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है दोस्तों। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। हाँ सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे इसमें कोई डाउट तो नहीं दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कटनी प्रसिद्ध है? बता दो दोस्तों, कटनी एक डिस्ट्रिक्ट है और ये एक जिला है दोस्तों, और MP का जिला, ठीक है, MP का, यानी कि मध्य प्रदेश का एक जिला है कटनी। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है लौह अयस्क के लिए, दूसरा ऑप्शन है अभ्रक के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। मतलब किसके लिए, किस अयस्क के लिए ये जो है प्रसिद्ध है? तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो बॉक्साइट होगा। हाँ दोस्तों, जो कटनी है MP का ये एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, और ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको तैयार कर लेना है दोस्तों, ठीक है। आपको PMSSB परीक्षा को क्रैक करना है और आपको जो स्कॉलरशिप उसको लेना है, तो पाना है तो लगे लाना है भैया। जो पैसा मिल रहा है 75 से 1,25,000 जो पैसा मिल रहा है, जो रुपए मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यदि मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? याद रखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। ऑप्शन पढ़िएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास, सेकेंड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल, थर्ड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो जो ऑप्शन सही लगे आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा। तो बता दें दोस्तों, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ है किनके द्वारा या फिर
हुआ है ऑप्शन यहाँ आप देखिएगा, पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा दलितों को किस नाम से पुकारा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन देखिएगा पहले, अछूत, सेकेंड ऑप्शन है शूद्र, और थर्ड ऑप्शन है हरिजन, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गांधी जी द्वारा दलितों को किस नाम से पुकारा जाता था, तो इसका ऑप्शन आप जो है कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन सही होगा, हरिजन। हाँ दोस्तों, गांधी जी द्वारा जो दलितों को हरिजन नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये बहुतों बार जो है 40 से 50 बार जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा यूपी बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है। सो दोस्तों इसको रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, याद रखिएगा। ऑप्शन पहले पढ़िएगा। 2011 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में लिंगानुपात, ऑप्शन है यहाँ पे 1000 पुरुष 931 महिलाएं, 1000 पुरुष 943 महिलाएं, 1000 पुरुष 927 महिलाएं, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 1000 पुरुष 922 महिलाएं। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आई होप कि आप कमेंट कर दिए होंगे। अब हम बताते हैं, देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो भारत में जो लिंगानुपात था वो था, यहाँ पे देखिएगा 1000 पुरुष 943 महिलाएं। मतलब यहाँ पे सेकेंड आंसर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और सही है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है, और यहाँ भी पूछने की पूरी चांस रखता है। ठीक है दोस्तों, PMSSB स्कॉलरशिप योजना में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। भारत में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है राज्य विधानसभाएं, थर्ड ऑप्शन है मंत्रिमंडल, और फोर्थ ऑप्शन है पंचायती राज निकाय। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, भारत में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित है दोस्तों वो है पंचायती राज व्यवस्था में। हाँ दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में जो है 1/3 यानी कि 1/3 जो है आरक्षित सीटें हैं। किसके लिए, तो महिलाओं के लिए। ठीक है, 1/3 जो सीटें हैं आरक्षित हैं किन के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, कुछ नोट पॉइंट यहाँ दिया गया, इसको पढ़िएगा, अच्छा से समझिएगा। भारत में महिलाओं के लिए जो पंचायती राज संस्थानों में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत के 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ये क्वेश्चन याद करिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, ठीक है। और सर्वप्रथम ये कहाँ लागू हुआ था दोस्तों, तो राजस्थान के जो नागौर ज़िला है वहाँ पे लागू हुआ था। जो पंचायती राज व्यवस्था थी, महिलाओं के लिए जो 1/3 जो सीटें आरक्षित की गई थी वो सबसे पहले जो है नागौर ज़िले में लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। पहला ऑप्शन है केरल में, सेकंड ऑप्शन है तेलंगाना में, थर्ड ऑप्शन है त्रिपुरा में, और फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन को आप कमेंट कर दिए होंगे, यदि जान रहे होंगे दोस्तों तो बता दें। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तेलंगाना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना होगा। हाँ दोस्तों, जो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पानीपत की जो तीसरा लड़ाई है किसके बीच लड़ी गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, पानीपत अपने आप में साबित करता है कि हाँ यहाँ पे 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं 3 बार। ठीक है, तो याद रखिएगा पानीपत की जो तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। पहले ऑप्शन दीजिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, अकबर और शेर शाह सूरी, और फोर्थ ऑप्शन है शेर शाह सूरी और हुमायूं। कभी कभी जो पानीपत का युद्ध है दोस्तों इसका डेट भी पूछ देता है, तो बता दें दोस्तों पहला जो लड़ा गया था, पहली जो लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरी जो लड़ाई हुई थी 1556 को हुई थी,
अब पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, वो 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों आप डेट को याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन और तैयार हो गए। ठीक है, तो पानीपत का जो तीसरी लड़ाई किन के बीच लड़ा गया था दोस्तों, तो बता दें यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और कौन जीता था दोस्तों, तो बाबर ही की जीत हुई थी। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें दोस्तों, तो दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को बैरम खां, जो कि अकबर का सेनापति था, और हेमू यानी जिसका हेमचंद नाम था, और ये किसका सेनापति था दोस्तों, हकीम शाह सूरी का सेनापति था। इस युद्ध में कौन जीता था दोस्तों, अकबर जीता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो 1761 में लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, किन किन लोगों के बीच लड़ा गया था, अभी आपने देखा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप जान रहे होंगे। चलिए आंसर दीजिए, जो पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, और तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 देख रहे हैं, मतलब 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, तो 5 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक बार, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल को 5 परतों में जो है बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें, पहला तो ये है क्षोभ मंडल है, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आनन मंडल, और पांचवा है वायुमंडल। यहाँ आप देखिए, पहला है क्षोभ मंडल, और दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, और जो पांचवा लास्ट वाला है वो बाह्य मंडल है। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी का वायुमंडल है। ठीक है, और उसको 5 भागों में बांटा गया। इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है। जो राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपातकाल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे अनुच्छेद 350 के थ्रू, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 352 के थ्रू, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 360 के थ्रू, और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 370 के थ्रू। मतलब जो राष्ट्रपति है वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर देना कि आपने 25 में से कितना क्वेश्चन जो है सही किया है, मतलब कितना क्वेश्चन आपको आ रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल जो है लगा सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। पहला ऑप्शन है गुरु शिखर, सेकेंड ऑप्शन धूपगढ़, और थर्ड ऑप्शन है पंचगढ़मथी, फोर्थ ऑप्शन महेंद्रगिरी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है धूपगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है दोस्तों। पहला ऑप्शन देखिएगा कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन है ओडिशा, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, और फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सेकेंड आंसर सही होगा दोस्तों। जो तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट है वो ओडिशा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है दोस्तों। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, और थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मालवा पठार दोस्तों किस राज्य का हिस्सा नहीं है।
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो मालवा पठार है दोस्तों, वो जहाँ पे देखिएगा जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा, महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ आप देखिए कुछ पॉइंट नोट पॉइंट लिख लीजिए। मालवा पठार निम्नलिखित में से महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 81,767 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, मालवा पठार का क्षेत्रफल भी याद कर लीजिएगा, 81,767। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस देश में है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन जो है आएगा कि भारत में चावल अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है, तो आपको लगा देना है ओडिशा। ठीक है, यदि देश की बात करें तो ओडिशा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है, ठीक है, जब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र की बात करेगा तो ओडिशा लगा देना, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, ठीक है, तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है, मतलब कि फिलीपींस में। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस में जो चावल अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो फिलीपींस में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान में, सेकेंड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ और फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड। तो यदि आपको क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर नैनीताल झील कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों ये सही है, उत्तराखंड में स्थित है। हाँ दोस्तों, जो नैनीताल झील है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों? ऑप्शन है पहला राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा भारत में जो है यहाँ पे गुजरात देख रहे हैं दोस्तों, गुजरात का जो तटरेखा है सबसे लंबा है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे कम है, तो आंसर होगा आपका गोवा। ठीक है दोस्तों, यदि सबसे लंबी बात करें तो गुजरात लगा देना और सबसे कम बात करें तो गोवा लगा देना। ठीक है दोस्तों, गुजरात का जो तटरेखा है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे लंबा भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके PMSSB स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कितने क्वेश्चन जो है आ रहे थे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 25 में से कितना सही किया है। क्या आपने 20 सही किया है, क्या आपने 20 सही किया है, कि आपने 15 सही किया है, कि आप 25 में 25 किया है। जो भी आपने किया आप ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।